हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। सो आज हमारा जो लेक्चर है ये कंटिन्यूएशन में है, जब हमने ऑलरेडी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वेयर वी डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द ईएसआई स्टैटिक पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2024। इसके अलावा इनफैक्ट हम और भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके नाबार्ड ग्रेड ए के, उनको भी डिस्कस करते हैं, उनके लिए भी वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होए, आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर होए, फॉर दैट जस्ट कीप फॉलोइंग अबीपीडिया को फॉलो कीजिए। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर होते चले जाएंगे। एंड एज फार एज टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, ये अपना ऑलरेडी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है ईएसआई स्टैटिक पार्ट के लिए, ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो माय सिंसियर एडवाइस टू यू इज कि पहले ही वो वॉच करके आइए, वो देख के आइए, वो लेक्चर को कवर करके आइए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, बिकॉज देन थिंग्स विल मेक मोर सेंस टू यू, राइट। सो विद कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। हमारा टॉपिक चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। हमने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उन सबको कवर कर चुके हैं। आज हम बेसिकली देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है इंडिया के अंदर, हाउ टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट, दैट वी विल बी कवरिंग टुडे, राइट। ओके, सो अब पहले देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, बट जस्ट बिफोर दैट एक क्विक रिवीजन जरूर हो जाए, राइट। एक क्विक रिवीजन हो जाए। ओके, हमने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट क्या किसको बोला जाता है, तब मैंने आपको बताया था कि अ पर्सन हु इज कैपेबल एज वेल एज विलिंग टू डू अ जॉब, हु इज विलिंग टू बी एम्प्लॉयड इज नॉट गेटिंग वर्क, उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ना कि अगर आप कैपेबल हो बट आप विलिंग नहीं हो, उसको बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में एज सच नहीं डाला जाता। सो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर दो वर्ड इंपॉर्टेंट थे, कैपेबल प्लस विलिंग, राइट। ओके, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। देन वी सॉ फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। उसके बाद हमने देखा था कौन सा, आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, right, then it was disguised unemployment, right। और भी कई सारे टाइप्स हमने डिस्कस करे थे इसके अंदर, यस और नो। साइक्लिकल भी था एक। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, जहां मैंने डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कस किया था। अगर आपने वो कवर नहीं किया तो काइंडली वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो, राइट। ओके, सो अब कंटिन्यू करते हैं अपना करंट टॉपिक। सबसे पहले इस चीजों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। So full employment is employment would be full literally when every able-bodied adult worker works the number of hours considered normal for a fully employed person। मतलब जितने भी बंदे कैपेबल और विलिंग है उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जितनी रिक्वायर्ड है, जितने वो कैपेबल है आवर्स डेडिकेट करने के लिए, उन सबको उतने आवर्स डेडिकेट कर दिए गए, उनको उतने घंटे का काम मिल जाए, तो उस टाइप की सिचुएशन को क्या बोलेंगे आप, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो क्या कोई भी कंट्री ऐसी है जो फुल एम्प्लॉयमेंट को रीच कर चुकी है? सो माय आंसर विल बी नो। ऐसी कोई भी कंट्री, इवन इंडिया एज सच, ऑब्वियसली इंडिया में ऐसा नहीं है ना कि सारे के सारे जो एबल बॉडीड हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, राइट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर एन इकोनॉमी। इसको बहुत ही इसका हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं। सो इस पे आपके जो मेंस है, राइट, उसके अंदर हमारा जो फेज 2 होगा वहां पर इस पे क्वेश्चन एज सच आपके सामने आ सकता है, जहां पर डिस्क्राइब करना पड़ सकता है। बट एज फार एज फेज 1 इज कंसीडर्ड, तो वहां पर आपके फैक्चुअल ही ज्यादा चलेंगे कि आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछ लिया जाएगा, आपसे जो मेजर करने के तरीके अनएम्प्लॉयमेंट के उसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। ओके, सो आई होप आपको फुल एम्प्लॉयमेंट जरूर समझ में आया होगा। बट ओके, नेक्स्ट आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। This term can be used in multiple conditions, but one of the primary uses is to showcase a situation where a person with high skills work in low wage and low skills job. See, under employment unemployment से ऊपर है, but full employment के नीचे है। इसका मतलब क्या है कि एक बंदा है, उसके स्किल लेवल सेट बहुत ज्यादा है, वो डिजर्व बहुत अच्छी जॉब करता है, बट उसको अंडर स्किल वाली जो जॉब है उसके अंदर काम करना पड़ रहा है। मतलब उसकी वर्क प्रोफाइल एक बेटर जॉब डिजर्व करती थी, बट उसको कम नीचे वाला काम करना पड़ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने पीएचडी कर रखी है बट उसको क्लरिकल काम दे दिया जाए, इस टाइप की सिचुएशन, ओके, क्या बोलोगे आप? अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट? इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिफ्लेक्ट अ सिचुएशन व्हेन द पीपल एम्प्लॉयड इन अ जॉब आर नॉट गिविंग देयर सर्विसेज फुली और नॉट पुटिंग इन द मैन आवर्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम, राइट? जितना काम एक बंदे से निकलवाया जा सकता है, जो कर सकता है, बेसिकली निकलवाया जा रहा है, नॉट अ करेक्ट टर्म, जितना काम एक बंदा कर सकता है बट उतना काम वो नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, राइट? इस टाइप की सिचुएशन को भी क्या बोलोगे आप? अंडर एम्प्लॉयमेंट। जितने मैन आवर्स वो डेडिकेट कर सकते हैं बट ही इज नॉट dedicating that much of man hours. Okay, so for example, if someone works for just 10 hours a week, it would be a case of under employment, right? अगर एक बंदा दिन में 2 से 3, कम से कम भी 4 घंटे भी दिन के दे सकता है, तो एक हफ्ते के अंदर 6 दिन भी काम करता है, तो 24 घंटे तो कम से कम बनते ही बनते हैं, मिनिमम बताओ। और उसमें अगर आप सिर्फ 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है आपका किसका? अंडर एम्प्लॉयमेंट का, राइट? ये इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, राइट? सो आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी मतलब समझ में आना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सामने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आ सकता है अपने एग्जाम के अंदर, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, अब हम देखते हैं कि मेजर कैसे करा जाता है, राइट? लेबर फोर्स को मेजर करने की क्या क्या अप्रोचेज है, क्या क्या तरीके हैं, ऑलराइट? ओके, एज सच देयर इज नो सिंगल वे, हम एक सिंगल तरीका नहीं, कई सारे वेज है, कई सारे मेथड्स है कैलकुलेट करने के। उन सब मेथड्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट के रेट निकल के आते हैं, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट निकल के आते हैं। अकॉर्डिंगली जो भी यूज होता है, जिस भी डाटा का यूज होता है उसको यूज कर लिया जाता है, सारे के सारा डाटा रिलीज होता है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कुछ टर्म्स आपके जरूर समझ में आने चाहिए, विच इज दिस लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, राइट? आपको ये दोनों चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए, लेबर फोर्स में और वर्क फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम आपकी वर्क फोर्स की। सो वर्क फोर्स का मतलब है ऑल दोज पीपल हु आर कैपेबल, राइट? हु आर कैपेबल प्लस विलिंग, राइट? हु आर कैपेबल प्लस विलिंग टू डू द जॉब एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग, उनको काम मिला भी हुआ है, एंड दे आर वर्किंग एज वेल, मतलब एम्प्लॉयड भी है। और यहां पर जब हम कैपेबल और विलिंग की बात करते हैं तो हम बेसिकली जो है 16 to 64 का जो एज ग्रुप है इसको कंसीडर करते हैं। इसके अंदर आपके कैपेबल वाले कौन से होंगे? 16 to 64 एज ग्रुप वाले, 16 से लेके 64 एज ग्रुप तक के बंदे जो होंगे वो कैपेबल वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इस एज ग्रुप में से जितने बंदे विलिंग है काम करने को और उनको काम मिला भी हुआ है, दे आर वर्किंग एज वेल, दे आर एम्प्लॉयड एज वेल, ऑल दोज पीपल विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क फोर्स। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? वर्क फोर्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे, राइट? आई होप ये जरूर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लेबर फोर्स की, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो वर्क फोर्स प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। अब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होगा यहां पर? ऑल दोज हु आर कैपेबल प्लस विलिंग, कैपेबल भी है और विलिंग भी है, बट दे आर नॉट वर्किंग, मतलब दे आर नॉट एम्प्लॉयड, उनको काम नहीं मिला हुआ, वो काम करना चाहते हैं और उनके काम करने के लायक भी है, वो इस एज ग्रुप के अंदर भी फॉल कर रहे हैं 16-64 के अंदर, बट उनको काम नहीं मिला हुआ, दे आर एक्चुअली कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो एंड उसको इन दोनों कैटेगरीज को अगर ऐड करोगे आप कि वर्कफोर्स प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, राइट? इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब आपका क्या बनेगा? लेबर फोर्स, राइट? इन दोनों को ऐड करके क्या बनता है आपका? लेबर फोर्स, राइट? ओके, सो यस, अब बात करते हैं हम किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, राइट? ओके, जस्ट अ सेक। ओके, सो पहले हमें लेबर फोर्स जरूर पता होना चाहिए था और वर्क फोर्स। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, राइट? ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, राइट? ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड।
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहां पर हम थे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कैसे निकालोगे आप, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर आपका निकलेगा, जस्ट लुक एट हियर, कि जो टोटल आपके नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे लेबर फोर्स है, पॉपुलेशन नहीं है। बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, राइट, वो मिस आउट कर देते हैं यहां पर कि ये लेबर फोर्स की जगह पॉपुलेशन में कंफ्यूज होते रहते हैं। आपका लॉजिकल भी है कि लेबर फोर्स क्या होगी, बेसिकली जो कैपेबल और विलिंग है। आप उसी में से देखोगे ना, जो कैपेबल है और विलिंग है उनमें से कितनों को काम नहीं मिला हुआ, अब वही निकलेगा ना अनएम्प्लॉयमेंट वाला रेट। तो राइट, तो ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, काइंडली इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तभी ये पहले चीजें आपके सामने फोकस में लेके आ रहा हूं, राइट। ओके, उसके बाद आपकी बात आती है एम्प्लॉयमेंट रेट की। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा आपका, वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, जितनों को काम मिला हुआ लेबर फोर्स में से इनटू 100, दैट विल बी व्हाट, एम्प्लॉयमेंट रेट। ओके ओके, देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेट, LFPR। यहां पर जरूर ध्यान रखना, LFPR क्या है बेसिकली, कि जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन रहेगी उसमें से कितनी आपकी लेबर फोर्स है, राइट। So that is the reason LFPR is labor force divided by total population into 100, right? Labor force divided by total population into 100 will be what? Here LFPR, labor force participation rate, right? Okay. So now let's see how to calculate the unemployment. सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका usual status, right? There is a thing called as usual स्टेटस। यूजुअल स्टेटस के अंदर दो अप्रोचेस है आपकी, एक यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, एक यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस भी है, यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस भी है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल स्टेटस। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। तो अगर कोई सी बंदे को यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंदर एम्प्लॉयड कहना है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एम्प्लॉयड अंडर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, सी डिफरेंसेस कहां है बेसिकली, जितने मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में डिफरेंट मेथड्स है कैलकुलेट करने के, उसमें ना रेफरेंस पीरियड जो है ना वो डिफरेंट है। लाइक हम यूजुअल स्टेटस की बात करें तो यहां पर हम पूरा ईयर देखेंगे, 365 डेज का हिसाब किताब लेंगे। इसके बाद आपका आएगा करंट वीकली स्टेटस, जिसमें हम हफ्ते को कैलकुलेट करेंगे, एक हफ्ते में कितनी घंटा बंदा काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही विल बी कॉल्ड एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। एंड देन वी विल करंट डेली स्टेटस भी है, ये डेली बेसिस पे कितना काम मिल रहा है उसको। तो ये रेफरेंस पीरियड है ना, इसकी वजह से डिफरेंट मेथड्स है। जब हम यूजुअल स्टेटस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 365 डेज मतलब पूरा साल का देख रहे हैं कोटा, राइट। ओके, तो अब जब हम यूजुअल स्टेटस की वैसे टेक्निकली जब बात करते हैं तो इसमें बोला जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, आप लेबर फोर्स के पार्ट होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड, उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि आप जो है विलिंग होने चाहिए, यू शुड बी विलिंग टू वर्क फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफ ईयर। बोले तो अगर 365 दिन है, 365 में से इफ यू आर विलिंग टू वर्क, अगर आप 182 दिन मिनिमम 182 डेज के लिए अगर आप विलिंग है काम करने के लिए, तो आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करोगे। पहली कंडीशन तो ये आपको सेटिस्फाई करनी ही करनी है। पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी है कि यू शुड बी विलिंग टू वर्क फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर, मतलब आउट ऑफ 365 डेज यू शुड बी विलिंग टू डू फॉर वर्क फॉर मिनिमम 182 डेज। इससे ज्यादा के लिए भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इतने तो चाहिए 182 डेज तो चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा इज विलिंग टू डू वर्क फॉर 200 डेज, अगर कोई बंदा 200 दिन के लिए काम करने के लिए रेडी है, राइट, 200 डेज, तो वो भी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, यस और नो? ओके, सो पहली कंडीशन तो ये हो गई, राइट। ओके, और जब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली, सेकंड आपको क्या सेटिस्फाई करनी होगी इसके अंदर कि जो विलिंग है जितना काम करने के दिन के लिए, लेट से कि अगर वो 200 डेज के लिए विलिंग था, या पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं, लेट से वो 182 डेज के लिए ही विलिंग था,
तो उस 180 डेज के जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है वो उसको वर्क मिल जाए तो वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। मतलब 182 डेज के लिए वो विलिंग था और उसको काम मिल गया कम से कम भी कितना 91 डेज के लिए, 91 डेज के लिए वो एम्प्लॉयड था, देन दैट पर्सन विल बी क्वालिफाइड अंडर द स्टेटस ऑफ यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एज एम्प्लॉयड। अगर उसको 91 डेज से कम का काम मिला है तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा अंडर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, एज सिंपल एज दैट। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, वो 200 दिन वाला। लेट्स से कि वो 200 दिन के लिए विलिंग था काम करने के लिए। इफ ही वाज विलिंग टू डू द वर्क फॉर 200 डेज और उसको काम मिल गया 100 दिन के लिए, कम से कम उसको काम मिलना ही चाहिए। अगर उस 200 दिनों में से अगर उसको मेजॉरिटी मतलब 50% ज्यादा, अगर उसको 100 दिन का काम मिला है, 100 डेज के लिए वो एम्प्लॉयड था, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयड अंडर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। अगर 100 दिन से कम का काम मिलता है तो दैट पर्सन विल नॉट बी क्वालिफाइड एज एम्प्लॉयड, ही विल बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड अंडर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, एज सिंपल एज दैट, राइट? ओके, सो आई होप इतना जरूर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड की, सब्सिडरी की, यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस। यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस है जो आपका सब्सिडरी स्टेटस के अंदर क्या होता है कि मिनिमम अगर बंदे को, पहली बात तो पहली कंडीशन अगर नहीं भी सेटिस्फाई कर रहा कि लेट्स से वो 182 डेज से कम के लिए विलिंग है, कि वो कितने भी दिन के लिए, लेट्स से वो 100 डेज के लिए ही विलिंग था, तो उन इस केसेस में जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही है ना, मेजोरिटी ऑफ ईयर के लिए ना हो, उससे कम के लिए हो, तो वो सब्सिडरी स्टेटस के अंदर कैटेगरी उसको चेक करते हैं फिर। तो अगर वो बंदा लेट्स से सिर्फ 100 डेज के लिए ही विलिंग था काम करने को, और आउट ऑफ 100 डेज अगर वो मिनिमम 30 डेज भी अगर वो काम कर रहा होगा, मिनिमम 30 दिन में अगर उसको काम मिल रहा होगा, ये बेसिकली थोड़ा लीनियंट वे है चेक करने का। अगर उसको आउट ऑफ 100 डेज 30 डेज, यहां पर 30 डेज ही कैटेगरी है, चाहे वो 100 दिन के लिए विलिंग हो, चाहे वो 150 दिन के लिए विलिंग हो, लेकिन अगर उसको 30 दिन के लिए मिनिमम काम मिल रहा होगा ना, तो वो पर्सन जो है यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस के अंदर एम्प्लॉयड कहलाएगा, ना कि अनएम्प्लॉयड। अगर उसको 30 दिन के लिए भी कम का काम मिल रहा होगा तो दैट पर्सन विल बी क्वालिफाइड एज अनएम्प्लॉयड अंडर यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस, राइट? सो आई होप ये समझ में आया होगा, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एज वेल एज यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस, राइट? ओके, सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, दोबारा चला प्ले करके देख लीजिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स की हेल्प से तभी बताया जाता है, थोड़ा आपको चीजें इजीली समझ में आए। You grasp these things very easily. That is the reason these kind of examples are put in front of you, right? Okay. See, this approach estimates only those persons unemployed who had no gainful work for a major time during 365 days preceding the date of survey, right? सर्वे किया जाता है बेसिकली, सर्वे से 365 दिन पहले देखा जाएगा ना डाटा, सर्वे से 365 दिन पहले का डाटा, मतलब 1 साल पहले का डाटा। So a person found employed in this approach रिफ्लेक्ट्स द क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको इसके अंदर दिख ही रहा होगा कि इसके अंदर आप अनएम्प्लॉयमेंट वाले स्टेटस के अंदर आ रहे हो, इस कैटेगरी के अंदर, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है वहां पर, राइट? ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम करंट वीकली स्टेटस के ऊपर, राइट? करंट वीकली स्टेटस के ऊपर यहां पर पहली बात आपका रेफरेंस वीक क्या है, रेफरेंस टाइम क्या है, 1 वीक। यहां पर आपका रेफरेंस टाइम है 1 वीक, तो उसके लिए चेक करा जाएगा। सीधा सीधा सा हिसाब है कि अगर आपको, राइट, लेट्स सी, इफ अ पर्सन इज फाउंड एम्प्लॉयड और सीकिंग अवेलेबल फॉर वर्क इवन फॉर 1 आवर ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक, ही और शी इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, राइट? इसके अंदर आपको क्या देखा जाता है कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर, राइट, अगर आप एक हफ्ते के अंदर, अगर आपको सिर्फ थोड़ा लीनियंट वे है बाय द वे ये वाला भी, राइट, दिस इज अ मोर लीनियंट वे। इसके अंदर क्या चेक करेंगे, वो इसके अंदर देखेंगे अगर आपको एक हफ्ते के अंदर अगर सिर्फ 4 घंटे का काम भी नहीं मिला हुआ, मिनिमम 4 घंटे का काम जरूर मिला होना चाहिए इसके अंदर, तभी आप क्या कहलाओगे, आप एम्प्लॉयड कहलाओगे। लेकिन अगर आपको 4 घंटे का काम भी नहीं मिला पूरे हफ्ते में, सो इन दैट केस यू विल बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड अंडर करंट वीकली स्टेटस, राइट? एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आते हैं आपके करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस। इसमें आपका डेली बेसिस पे देखेंगे, राइट? डेली बेसिस के अंदर देखेंगे, इसके अंदर उसमें आपका एक हफ्ते का देखा था, आप आपका डेली का देख रहे हैं। Under this approach, the unemployment status of a person is measured for each day in a reference week, right? A person who has no gainful work even for 1 hour in a day is described as unemployed for that day. इसमें क्या है, आपका डेली बेसिस पे देखना है कि अगर आपको दिन में डेली 1 घंटे से कम का काम मिल रहा है तो डेफिनेटली आप अनएम्प्लॉयड हो। अगर 1 से 4 घंटे के ज्यादा मिल रहा है तो मैन डेज की बात आ जाती है यहाँ पर, तो आप 0.5 डेज मैन डेज के लिए एम्प्लॉयड हो।
अगर आपको डेली 4 घंटे से ज्यादा का काम मिल रहा है तब आप वन मैन डे एम्प्लॉयड। बेसिकली दिन में अगर आपको 4 घंटे ज्यादा काम मिल रहा है तो आप एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आ रहे हो डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आपको 1 से 4 घंटे ही जो काम मिल रहा है, नेट से 2 घंटे का काम डेली कर रहे हो आप, 2 घंटे के लिए ही काम मिल रहा है, तो आप 0.5 मैन डेज मतलब आधे अनएम्प्लॉयड एक तरीके से, और 1 घंटे से भी कम का काम दिन में कर रहे हो तो आप अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में हो अंडर करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस, राइट। सो दीज वर द 3 मेथड्स। ओके, हमने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये उसकी डेफिनेशन है, बट रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो आपको पहले स्टार्टिंग बताया था उससे समझ में आ गया होगा। ओके, सो दिस वाज द मेथड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। नहीं करा तो प्लीज वीडियो दोबारा देखिए, स्टार्टिंग से आपको स्टार्टिंग में ये चीजें मैंने बताई हैं वहां पे अच्छे से कवर करी है हमने। ओके, अब आते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एक बार थोड़ा सा नजर भी मार लेते हैं पीएलएफएस के ऊपर कि क्या डाटा रहा है, कौन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहली बात यहां से आपके फेज 1 के अंदर क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बात तो ये कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन लेके आता है। सो इट इज कंडक्टेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मॉस्पी के अंदर आता है ना एनएसओ, पहले सीएसएसओ भी होता था, दोनों को मर्ज करके फिर सीएसएसओ और एनएसओ अलग होते थे, लेकिन अब मर्ज करके खाली एनएसओ को ही बना दिया गया एक। द एनएसओ लॉन्च दिस पीएलएफ इन अप्रैल 2017, राइट। ओके, अभी जो लेटेस्ट जो डाटा मिला है हमें वो कब मिला है, जुलाई 2022 से जून 2023 वाला, राइट। सो लेट्स सी, दिस इज द सर्वे। एक बार थोड़ा नजर मार ली जाए, टोटल एलएफपीआर कितना चल रहा है अपना, इस टाइम चल रहा है 57.9%, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट डाटा। रूरल एरियाज में कितना है 60.8%, अर्बन एरियाज में 50.4%, राइट। मेल एलएफपीआर इज 78.5%, फीमेल एलएफपीआर इज 37%। यस और नो, आई होप समझ में आया होगा। और एक और इंपॉर्टेंट डाटा यहां से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 3.2%, रूरल एरियाज में 2.4%, अर्बन एरियाज में 5.4%, राइट। और मेल और फीमेल का भी डाटा आपके सामने है, काइंडली डू मेक अ नोट ऑफ दैट ऑल्सो। मेल का है 3.3% और फीमेल का है 2.9%। यस और नो, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू। नाउ I have one more important information with you to share, which is this. Just look at this frame. Who all are these? These are the proud NABARD toppers from Abipedia. This year we have been able to secure more than 51 selections, and I have already told you पिछले जब पहले लेक्चर्स में आपको बता रहा था, I was damn sure about this year result as well, and I can assure you about the next year result as well, because मेरे को अपनी फैकल्टी पे, अपने कंटेंट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद, उसके बाद एक्सटेंसिव रिसर्च लगती है, एक्सटेंसिव मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, उसके बाद जाके सारी चीजें प्रिपेयर होती हैं और आपके सामने वैसे कैसे एफर्ट्स, आपके इनिशिएटिव्स आपके सामने लेके हम आते हैं, और ये सारा उसका रिजल्ट भी है, टेस्टिमनी है आपके सामने। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आप इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं। इस साल जो नाबार्ड का एग्जाम होगा, क्या आप भी उसके बाद इस फ्रेम के अंदर आना चाहते हैं, कि आप भी एक नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हैं। इफ यस, देन देयर इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू। अबीपीडिया ने नाबार्ड ग्रेड ए के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, फेज 1 प्लस फेज 2, और इंटरव्यू सब कुछ कवर्ड है। फिर चाहे आपका स्टैटिक पार्ट हो, डायनामिक पार्ट हो, करंट अफेयर, आपके स्टडी मटेरियल हो, आपके लाइव ऑफलाइन लेक्चर्स हो, लाइव आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, यू जस्ट नेम इट, टेस्ट सीरीज, आपके डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, आपकी मॉक टेस्ट सीरीज, प्रॉपर सब कुछ अवेलेबल है एक ही जगह पर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर नाबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन ऑफ 2024, right? The registration link for this course is provided in the description box. Support number भी provided है, कोई भी query है उस पे call करके आप पूछ सकते हैं। This is a highly recommended course. You can definitely go for it, right? So with this, I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.